हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम लोग अपने इस वन शॉट वीडियो सीरीज में। और आज का हमारा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th का थर्ड चैप्टर, मेटल्स नॉन मेटल्स। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में बच्चा पहले से कुछ ना कुछ जरूर जानता है, क्योंकि मेटल्स क्या होता है आपको पता ही होगा। इससे पहले भी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होता है, आप लोग कहीं ना कहीं जानते हो। ठीक है, तो हम लोग बेसिक मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पहले पढ़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से जो कि यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में कवर करते हैं। साथ ही साथ इसके हम लोग प्रॉपर्टीज की पहले बात करेंगे, फिर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को देखते हैं। इसके अलावा हम लोग जो मेटल्स के करोजन्स होते हैं ना, उस करोजन पार्ट को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ मेटल के एक्सट्रैक्शन की भी बात हम डिटेल में यहाँ करने वाले हैं। मीन्स जो हमारा मेटल्स पाया जाता है ये कोई हवा में या पानी में तो नहीं होता, ये आपके ज़मीन के नीचे होता है। तो हम लोग जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं वो ज़मीन के नीचे मिनरल्स होते हैं, ओर्स होते हैं जिसमें मेटल्स पाया जाता है। तो उस मिनरल्स या ओर्स से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम होता है मेटलर्जी। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये वन शॉट वीडियो, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे ताकि यार हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीख सके। तो चलिए यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मेटल्स क्या होता है, मेटल्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मेटल्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। मेटल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, दो सब्सटेंसेस which conduct heat and electricity, which conduct heat and electricity and are malleable and ductile। बहुत तरीके से हम लोग डिफरेंट वेज में हम मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक उसमें से एक तरीका ये भी है मेटल्स को डिफाइन करने का। मतलब मेटल्स हम ऐसे किसी भी सब्सटेंस को कह देंगे जो आपका हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पेन है, मान ले ये लकड़ी का है, ठीक है ना, फिलहाल ये आयरन का है। मान लीजिए यदि ये पेन आपका वुड का होता, लकड़ी का होता, तो क्या इसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाता? नहीं। तो हीट यदि कंडक्ट ना हो सके तो हम उसे मेटल्स नहीं कहेंगे। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए और साथ ही साथ मैलेबल और डक्टाइल। मैलेबल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, तो चलो यार हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या होता है आखिरकार मैलेबिलिटी और क्या होता है आपका डक्टिलिटी। तो मैलेबिलिटी, तो मैलेबिलिटी मेटल्स का एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जिसके वजह से हम लोग किसी भी मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स मैलेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, property due to which it can be beaten into thin sheets। बात समझ में आ रही? जैसे आप लोग देखते होंगे आयरन का, एल्युमिनियम का बहुत सारे पतले पतले चादर, थिन शीट्स। तो ये जो थिन शीट्स होते हैं एक्चुअली कहाँ से आते हैं, किस वजह से होता है? तो ये मेटल के किस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल है? मैलेबिलिटी की वजह से। फिर इसी तरह से हम लोग बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो अगेन हम लोग देखते हैं भाई, जो हमारे घर में जो वायर्स है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो इलेक्ट्रिक वायर वो थिन वायर्स के रूप में लिया गया है ना। तो ये थिन वायर्स किस प्रॉपर्टी के वजह से पॉसिबल हो पाया? मेटल्स को हम थिन वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो ऐसा किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? तो उस प्रॉपर्टी का नाम है डक्टिलिटी। मीन्स डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच it can be withdrawn into thin wires। यानी हम लोग डक्टिलिटी के वजह से किसी भी मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि हम लोग मेटल्स को बिल्कुल फ्लैट शीट, थिन शीट्स, पतले पतले चादर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये किस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है? तो मैलेबिलिटी। तो ये जो मैलेबिलिटी और जो डक्टिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल कहां पॉसिबल है? ओनली मेटल्स में। ये चीज आपको नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, नॉन मेटल के लिए हम लोग बात करते हैं ब्रिटलनेस की। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है?
मान लीजिए आपको कोई नॉन मेटल है, आप यदि हैमरिंग करते हो उसे, ठीक है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल स्टोन है, रॉक्स है, ठीक है, वुड है, यदि आप उसको हैमरिंग करोगे, उसको यदि पीटोगे तो वो क्या होता है? क्या वो फैलता चला जाता है? नहीं, क्या होगा? वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टूट जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास आयरन का मेटल है, कॉपर मेटल, एल्युमिनियम मेटल है, और उसको यदि आप हैमरिंग करते हो, पीटते हो, तो क्या वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं क्या? नहीं, वो पतले होते चले जाते हैं, वो स्प्रेड होगा, फैलता चला जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर मैलिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। तो मेटल्स के अंदर मैलिएबिलिटी होता है, नॉन मेटल्स के अंदर ब्रिटलनेस प्रेजेंट होता है। ओके, ब्रिटलनेस। तो क्या होता है ब्रिटलनेस? तो सबसे पहले हम उस पर आने से पहले हम नॉन मेटल्स को डिफाइन कर लेते हैं। यार नॉन मेटल्स को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे सब्सटेंस को नॉन मेटल्स कहेंगे, दो सब्सटेंसेस मेटल्स में था विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या बोल देंगे? विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट heat and electricity and are brittle in nature यानी ये नेचर में कैसा होता है? ब्रिटल। तो ब्रिटल क्या होता है इसको यार देख लेते हैं। ब्रिटल को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? प्रॉपर्टी, ये सब जो हम बात कर रहे हैं ना, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मेटल्स नॉन मेटल्स का अपने अंदर का एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम ये नाम दे रहे हैं। तो प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ब्रेक्स डाउन into small pieces on hammering। तो इसको हैमरिंग जब करते हैं, जब हम लोग इसको पीटते हैं हथौड़ा से, हैमर से, तो ऐसे में ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है। जैसे रॉक्स, ब्रिक्स, वुड्स, प्लास्टिक, किसी को भी आप पीट तो चले जाओ तो ऐसे में छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा। इसी को हम ब्रिटलनेस कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गई मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी बेसिक डेफिनेशन के बारे में। अब हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, जहां हम लोग सारे इसके पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस को कवर कर लेंगे। इसमें आगे जाने से पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में एक और बात को कंसिडर करना चाहेंगे। मेटल्स जनरली होते हैं ना, जो मेटल्स हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब यहां पे हम एक और चीज ऐड कर सकते हैं, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम लोग यदि बात करें सोडियम, लिथियम की बात करें, लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 3 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख देंगे? 2,1। सोडियम की यदि हम बात करें, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,1। इसी तरह से पोटेशियम की हम बात करें तो 2,8,8,1। ध्यान देना यार, सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 1, 1। इसी तरह से यदि किसी के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2,8,2। इसी तरह से एल्यूमिनियम, इसके एग्जांपल होंगे 2,8,3। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे देखेंगे जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3। यदि किसी के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका मेटल्स होगा। हाँ, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है कि यार किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ या 2 हुआ तो वो आपका मेटल्स ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे हाइड्रोजन की यदि हम बात कर लें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है हम इसको मेटल कह देंगे? नहीं, ये मेटल आपका नहीं होता। तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो मेटल होगा ही। हाँ, लेकिन इन जनरल हम जरूर ये चीज बोल सकते हैं। तो आप इन जनरल ये बातें लिख सकते हो। ओके, तो ये सारे आपके मेटल्स है। इसके अलावा भी और हम मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, बहुत सारे मेटल्स। यानी यदि टोटल जो हमारे 118 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, उस 118 में 90+ एलिमेंट्स आपके मेटल्स होते हैं। 90+ एलिमेंट्स जो है वो आपके मेटल्स होते हैं। कुछ एक नॉन मेटल्स होते हैं एंड अ वेरी फ्यू आर मेटलॉइड्स। यानी जो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारे पीरियोडिक टेबल का होता है
हमारे नेचर का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपका मेटल्स ही है। और मेटल्स में भी यदि हम अपने अर्थ क्रस्ट की बात करें, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मोस्ट अबंडेंट मेटल्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट कौन सा मेटल है बता सकते हो? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट होता है। इसके बाद आपका क्या आता है? आयरन। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन सही है, तो इसे याद रख लेंगे आप लोग। ओके, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ, मोस्ट अबंडेंट मेटल। मेटल में मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है? इन अर्थ क्रस्ट ये आ गया एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा आता है? तो एल्यूमिनियम के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो है आयरन। आपको लगता होगा आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है? एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके बारे ये मेटल्स के बारे में कुछ चीजें हो गई। इसी तरह से नॉन मेटल्स के बारे में भी यदि हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में, तो नॉन मेटल्स के जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नॉन मेटल्स हैव generally 4, 5, 6, 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी जो आपका नॉन मेटल्स होता है ना, उसके वैलेंस सेल में जनरली 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे या 8 होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 2,4। नाइट्रोजन का क्या लिखते हैं? 2,5। ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं? 2,6। इसी तरह से हम सल्फर की बात करें तो 2,8,6। क्लोरीन की बात करें 2,8,7। नियॉन की बात करें, नियॉन गैस 2,8। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल में आपको 4, 5, 6 या 7 या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वो आपका नॉन मेटल हो जाता है। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो तो वहां से भी आप एक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यार वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। तो ये मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, वो अब उम्मीद करते हैं कि यार आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए बी केयरफुल। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो हेडिंग होगा वो है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। तो एक साइड हम लिख लेते हैं मेटल्स और दूसरे साइड हम डाल लेते हैं नॉन मेटल्स। ये हो गया आपका मेटल्स और ये हो गया नॉन मेटल्स। तो चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस पे। सबसे पहले मेटल्स क्या होता है? इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो यार, बहुत सारे आपको इस बीच में एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, उससे आप खास कर यार बिल्कुल याद रख लेंगे जितने भी एक्सेप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस उसी एक्सेप्शन से पूछे जाते हैं। पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जितने भी एक्सेप्शंस अभी देखने को मिलेंगे उसको आप स्पेशली नोट कर लिया करोगे। तो सबसे पहला मेटल्स के अंदर जो आता है, इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नो, इट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, अब इसमें एक्सेप्शंस। पहला सवाल तो आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सा मेटल्स है जो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों को, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे आगे जो है आपका वो है सिल्वर आता है और फिर इसके बाद कॉपर। तो यदि अब सिल्वर लिखोगे, फर्स्ट एक ही ऑप्शन आए तो सिल्वर, अदरवाइज सेकंड कॉपर आता है। तो सबसे पहले सबसे आगे सिल्वर एंड देन कॉपर, ये दो आपका बेस्ट कंडक्टर में आता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि भाई एक ऐसा मेटल जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये भी याद रखेंगे यार, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका पीबी होता है। पीबी का नाम क्या है? बोल यार, लीड। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इधर का यदि हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक ऐसा नॉन मेटल जो हीट
और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पता है आपको? तो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ, तो एक ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बता दो यार, पता है तो, इसे पहले भी पढ़े होगे तुम लोग। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ग्रेफाइट, याद रखेंगे। और इसलिए ग्रेफाइट को हम लोग एज अ इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं बहुत सारे जगह। ओके, तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ये फर्स्ट पॉइंट था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच। सेकंड पॉइंट्स पे आते हैं। सेकंड पॉइंट्स क्या होता है? इट इज जनरली सॉलिड। जनरली आपका क्या होता है? मेटल्स सॉलिड होता है, लेकिन अगेन एक एक्सेप्शन इसमें आता है, लिक्विड मेटल्स, एक ऐसा मेटल्स जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसका कोई एग्जांपल आपको पता हो तो बताओ भाई, जल्दी से बताओ यार, क्या होता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यदि हम इधर बात करें, ये तो आपका सॉलिड में होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होता है ये क्या होता है? इट इज सॉलिड। ये आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और साथ ही साथ गैस भी हो सकता है। सॉलिड यदि नॉन मेटल्स की हम बात करें, सॉलिड नॉन मेटल्स, तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? कार्बन, कार्बन का जैसे ग्रेफाइट कह लो, डायमंड कह लो, ये सब क्या है? अच्छा, यदि आपसे कभी ग्रेफाइट का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? ग्रेफाइट या डायमंड का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या बताओगे? कार्बन ही बोलोगे यार, ठीक है ना। ग्रेफाइट या डायमंड क्या है? कार्बन एलिमेंट्स का ही एक इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म होता है। ओके, तो ये सारे आपके सॉलिड हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, फास्फोरस, सल्फर, तो ये सारे आपके ऐसे नॉन मेटल्स जो कि सॉलिड होते हैं। इसी तरह से यदि हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड नॉन मेटल का एक एग्जांपल याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है, और ये जनरली बच्चों को याद नहीं रहता। ब्रोमीन। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह से एक यदि हम बात करें गैस में, तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, क्लोरीन गैस आपका, फिर इसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और जितने भी इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स आपका किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल स्टेट के बारे में है। मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं। एक नॉन मेटल्स जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो है आपका मर्क्यूरी। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं। थर्ड पॉइंट, मेटल इज जनरली हार्ड। मेटल्स क्या होता है आपका? जनरली हार्ड होता है। लेकिन अगेन इसमें भी एक एक्सेप्शन, बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन पूछे जाते हैं कि यार एक ऐसा मेटल का नाम बताओ विच इज सॉफ्ट। पढ़े हो? बताओ जरा यार, सोचो जरा, ऐसे एक मेटल जो कि सॉफ्ट होता है एंड विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। आंसर क्या होगा? सोडियम एंड पोटेशियम। तो अगेन यार ये भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, सॉफ्ट मेटल। तो ये सारे जो एक्सेप्शन है ना यार, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंसेस आएंगे तो आप लिख दोगे, एक्सेप्शंस आएंगे तो यार याद रखनी पड़ेगी ये चीजों को। तो सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, विच कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो इसमें दो एग्जांपल आ जाएंगे, एक आपका आ जाता है सोडियम और दूसरा आ जाता है पोटेशियम। ये दोनों के दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उसको आप नाइफ से, चाकू से काट सकते हो। नॉन मेटल्स की यदि हम बात करें तो जनरली क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, तो इट इज जनरली सॉफ्ट। लेकिन अगेन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, एक ऐसा नॉन मेटल जो हार्ड ही नहीं, बहुत हार्ड होता है। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है? हाँ, जो सबका बाप होता है, कौन सा वो नॉन मेटल है? डायमंड। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, यानी अभी तक का सबसे, यदि हम हार्डेस्ट मटेरियल की बात करें तो वो कौन सा नॉन मेटल है आपका? डायमंड। याद रखना यार, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यार यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेप्शन ही है। देखिए हर एक, जितना भी मैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बता रहा हूं, हर जगह आपको एक्सेप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यार मैं बार बार बोल रहा हूं एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेप्शंस में डायमंड is the hardest substance known, is the hardest substance known। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे आते हैं। आपके जनरली जितने भी ईयर 4 5 कैसे हो गया? अच्छा, यहां पे थर्ड पॉइंट होगा, ये थर्ड पॉइंट होगा, ओके। और यहां पे आपका फोर्थ पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जनरली मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं।
जनरली मेटल्स क्या होता है, हार्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हार्ड हाई होगा। लेकिन अगेन ऐसे मेटल्स जो कि मात्र आप अपने हथेली पे लेते हो और वो मेल्ट कर जाता है, ऐसे भी मेटल्स होते हैं, नाम बता सकते हो? वो कौन सा मेटल है जिसको आप हाथ पे लेते ही वो मेल्ट कर जाता है? तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स है, एक गैलियम है और एक सीजियम है, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जाता है। हमारा हथेली पे रख रहे हैं, हथेली का मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस। मतलब यार 37 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट कर जा रहा है। तो अगेन यार इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन याद रखना है आप लोगों को यार ये चीजें। मेटल्स which melt when put on palm, हथेली पे रखते ही क्या हो जाए, मेल्ट कर जाए। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एक आपका गैलियम है, दूसरा आपका सीजियम है। इसका गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सीजियम तो यार और भी कम टेम्परेचर पे ही ये कर जाता है, सीजियम सीजियम बोलते हैं इसे। तो गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स विच melts even on just putting it on our palm. ओके, तो ये आपका हो गया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स की हम बात करें तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन होगा जिसको तुम आसानी से बता सकते हो, गेस कर सकते हो, जस्ट गेस। कौन सा एलिमेंट होगा जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा? तो भाई डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब आपके क्या होता है, बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ना, तो इसलिए यार मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा होगा ही। तो इसके एक्सेप्शंस हो गए डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो 4 पॉइंट्स हो गया, और भी इसके अलावा कुछ कुछ पॉइंट्स है, देखते चलो यार आप। इसके अलावा मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है, जैसे आप आयरन मेटल, यदि फ्रेश आयरन मेटल लोगे ना और उसको यदि आप कट करते हो तो देखोगे यार उसका सरफेस बिल्कुल शाइन करता है। तो ये जो शाइनिंग सरफेस हो ना, उसी को हम लोग बोलते हैं लस्टरस नेचर, यानी मेटल्स आर लस्टरस इन नेचर, मीन्स इट हैज शाइनी सरफेस बिल्कुल शाइन करेगा। लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा कुछ नहीं है। मान लो कोई नॉन मेटल्स आप लिए, गैस जो गैस फॉर्म में पाए जाते हैं उसकी हम बात ही नहीं करेंगे, लिक्विड में पाए जाते हैं उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। जो सॉलिड नॉन मेटल्स है जैसे ग्रेफाइट हो गया, फास्फोरस हो गया, हाँ इसमें आगे एक एक्सेप्शन आ जाएगा यार। कौन सा एक्सेप्शन? जो शाइन बहुत ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा करता है कि अगर किसी का भी नज़र चुरा सकता है। कौन सा नॉन मेटल है वो? डायमंड, वन एंड ओनली डायमंड। तो यार ये आपका जनरली नॉन लस्टरस होता है। लेकिन एक्सेप्शंस की यदि हम बात करें तो इसमें अगेन एक एक्सेप्शन जुड़ जाता है, और वो है वन एंड ओनली डायमंड विच हैज ब्रिलियंट स्पार्कलिंग। ठीक है ना, तो ये आपके अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मीन्स जब मेटल गिरता है, मान ले यार ये कोई एक मेटल है, ये जमीन पर गिरेगा तो इसका आवाज़, और मान ले हमने किसी वुड को ले लिया, लकड़ी के टुकड़े को लिया और उसको ज़मीन पे छोड़ता हूँ तो उसकी आवाज़, दोनों की आवाज़ में आपको कुछ डिफरेंस सुनाई देता है? बिल्कुल यार देगा। तो मेटल्स आर जनरली सोनरस, उसका एक स्पेशल साउंड इफेक्ट होता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं नॉन सोनरस। तो ये देखिए आपके पास इतने सारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपके लिए एनफ होगा, आप इतना याद कर ले। इसके बाद भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, वहां पे भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन पे मूव करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। आप लोग यार इसका फोटो लेना चाहो तो आप ले लेना, कुछ ज़्यादा हो सकता छोटा हो गया होगा, ठीक है ना। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या डालने वाले हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग मेटल्स का रिएक्शंस की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जनरली मेटल्स आपका ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, मेटल आपका वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, मेटल आपका हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, मेटल आपका नॉन मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, मेटल आपका किसी अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से किस तरह से रिएक्ट करता है। ये सारी चीज़ों का यहाँ पे हम लोग डिटेल्स देखने वाले वन बाय वन। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो है मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सबसे पहला रिएक्शन ऑफ मेटल
विथ ऑक्सीजन। ओके, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? बहुत ही सिंपल सी बात है, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो ये आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब इसका फॉर्मूला जो भी है वो हम देख लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक एक करके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलकर जो बनाएगा कंपाउंड वो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। अच्छा, फार्मूला बताओगे सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा? Na2। यार फार्मूला लिखने में तुम लोग गलती ना करना, फार्मूला यदि लिखना होगा तो यार आप वैलेंसी रूल याद रखना। सोडियम का वैलेंसी क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फार्मूला बन गया Na2। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ Na2। इसी तरह से पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बना देता है? पोटेशियम ऑक्साइड K2O। एक खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगेन सोडियम और पोटेशियम को हम लोग खुले में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि देख सकते हो सोडियम या पोटेशियम जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है क्या होगा? यहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो जाएगा, मीन्स एक रिएक्शन हो जाएगा जिसमें ये तुरंत सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बना देगा। इट इज अ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, और इसलिए सोडियम और पोटेशियम मेटल को हम लोग केरोसिन ऑयल में डालकर रखते हैं। क्यों ऐसा रख रहे हैं? समझ में आई बात? क्योंकि यदि इसको हम एयर के कांटेक्ट में आने दिए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने दिए तो ये तुरंत जल जाएगा। बात आई समझ में? तो इसलिए यार इस चीज को ध्यान रखना है कि सोडियम एंड पोटेशियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां, सोडियम पोटेशियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल। रीजन क्या है? क्योंकि हमको इसको, इस दोनों मेटल को जो है ना, इसको हवा के संपर्क में आने नहीं देना। यदि हवा के संपर्क में आया, जैसे ही O2 के साथ ही कांटेक्ट में आया, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। बहुत ही फास्ट रिएक्शन, विग्रस रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया सोडियम पोटेशियम का रिएक्शन। इसके अलावा कुछ और मेटल्स हैं। मैग्नीशियम का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अच्छा, मैग्नीशियम का रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ आता है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े हो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग। तो वहां पे आप मैग्नीशियम को हवा में छोड़ दोगे ना तो वो अपने आप नहीं जलने वाला है मैग्नीशियम। उसके लिए आपको हीट देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ, मान लो मैच स्टिक से थोड़ा लाइट देना पड़ेगा, ठीक है ना, हीट देना पड़ता है। मतलब मैग्नीशियम ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो इट फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3। इन द सेम वे जिंक ऑन रिएक्शन विथ O2 इट फॉर्म्स जिंक ऑक्साइड। In the same way, Fe plus O2 it gives Fe3O4। अच्छा, एक बात और यहां पे मैं बता देता हूं, ऐड कर देता हूं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। मेटल ऑक्साइड्स नोट करके लिख देता हूं मैं इस चीज को। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। चलो होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लीजिए आपके पास Na2O है, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, मींस मेटल ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड, मींस यहां पे ये NaOH बना देगा। सेम वे में यदि K2O है, ऑन रिएक्शन विथ H2O इट फॉर्म्स KOH। इन द सेम वे MgO प्लस H2O इट फॉर्म्स MgOH ट्वाइस। तो इस तरह से ये वाटर के साथ रह करके क्या बना देता है? हाइड्रोक्साइड बना देता है। ओके, गॉट इट? हाँ, यहां पे दो और एक इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, जरा बता सकते हो? इससे पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग, सोचिए और बताइए। ऐसे मेटल ऑक्साइड which can react with acid as well as bases. Such oxides are called amphoteric oxides. Can you name them? बता सकते हो इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करेगा? मीन्स which of these metal oxide can react with acid as well as base? तो यहां पे आप देखो Al2O3 एंड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये दो इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड है विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। याद नहीं है तो याद रखना यार, इससे पहले भी बताया है, फिर से हम यहां पे बताने जा रहे हैं ये चीज। रिएक्शंस किस तरह से होता है यार, इस चीज को भी देख लो, और रिएक्शंस यार याद रखना, बहुत बार बता चुके इससे पहले, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लो यार तुम लोग। चलिए यहां पे देखो, मैं दोनों का
एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो सच ऑक्साइड्स, ये दोज ऑक्साइड्स which can react with both acid and base। और इसके दो एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल आपको यार याद रखना है। एक आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया Al2O3 और दूसरा आपका जिंक ऑक्साइड। इसके दोनों का रिएक्शन देख लो। पहले हम Al2O3 का रिएक्शन देख लेते हैं। Al2O3 का रिएक्शन देख लेते हैं। Al2O3 को यदि आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो इट फॉर्म्स AlCl3 प्लस H2O। तो ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना दिया। इन द सेम वे Al2O3 ऑल्सो रिएक्ट विद बेस, फॉर एग्जाम्पल NaOH, एंड इट फॉर्म्स क्या बता यार, Na आगे AlO2 प्लस H2O। और यहां पे जो ये NaAlO2, इसका नाम क्या होता है बताओ यार, जरा सोचो। इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो ये आपका Al2O3 का रिएक्शन हो गया। Al2O3 here reacts with HCl, here reacts with NaOH। In the same way, zinc oxide also behave as amphoteric oxide. It can react with HCl as well as NaOH। प्रोडक्ट क्या बनता है? वेरी सिंपल, यहाँ पे ZnCl2 प्लस, देखिए अभी जितने भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं ना, इवन आगे भी जो रिएक्शन लिखने वाले हैं ना, हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे। तो हम लोग बैलेंसिंग जानते हो, तो हम बैलेंसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उस टाइम को हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। ओके ना। तो यदि कहीं बैलेंस नहीं कर रहे होंगे यार, तो तुम लोग परेशान मत हो जाना कि यार सर ने ये गलती कर दिया। ओके ना। तो यार खुद से भी थोड़ा मेहनत करो। ZnO प्लस NaOH, यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट बता सकते हो? क्या बन जाता है यार? तो ये बना देता है Na2ZnO2 प्लस H2O, और इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। तो यदि नहीं पता था तो यार अब याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इवन आपको रिएक्शंस भी याद होने चाहिए, प्रोडक्ट क्या बन रहा है एसिड के साथ, क्या बन रहा है बेस के साथ, अलॉन्ग विथ नेम, कि इसका नाम क्या होता है। ये नाम तो आपको पता है एल्युमिनियम क्लोराइड, ये इसका नाम याद रखना NaAlO2 का सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। यहाँ तो ZnCl2 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है Na2ZnO2, जिसका नाम है सोडियम सिंकेट। तो इस तरह से कुछ मेटल्स थे जिनका रिएक्शंस हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन का किस तरह से होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। ऐसे कौन से मेटल है? तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक चीज तो आपका Cu एक और मेटल्स है जो कि Cu आपका O2 के साथ कंबाइन करके CuO बनाता है, और ये आपका ब्लैक कलर सब्सटेंस होते हैं, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे मेटल्स जो O2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नो रिएक्शन, यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल इसलिए भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, मस्त नेचर में पड़े रहते हैं। तो इसलिए ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि O2 के साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन O2 यानी किसी भी अदर सब्सटेंस के साथ ये रिएक्शन नहीं करता है, एंड दैट्स व्हाई दीज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स एंड देयर प्योरिफिकेशन इज वेरी इजी। ओके, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। प्योरिफिकेशन, रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका मेटल्स का रिएक्शन हो गया विथ ऑक्साइड। चलिए यार आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारा मेटल्स का रिएक्शन विथ वाटर। तो सेकंड हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। वाटर का है तो H2O। तो यहां पे देखना, मेटल का जनरली वाटर के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं ना, तो हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट आपका मिलेगा जहां पे ये ऑक्साइड बनाता है, और एक प्रोडक्ट मिलेगा जहां ये हाइड्रोक्साइड बनाता है। याद आपको बस इतने से रखनी है बात ना, कि यदि H2O कोल्ड रहा या हॉट रहा, कोल्ड या हॉट, इस कंडीशन में ये आपका हाइड्रोक्साइड बनाएगा, MOH हाइड्रोक्साइड, और प्लस H2 गैस लिबरेट कर देता है। और यदि यही H2O यदि हम हॉट कोल्ड के जगह पे स्टीम ले लेते हैं, स्टीम फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ले लेते हैं, तो ऐसे केस में ये फिर मेटल ऑक्साइड बनाता है प्लस H2 गैस इज लिबरेटेड। बस इतना सा बात यार याद रखना है।
यदि वाटर आपका स्टीम के फॉर्म में रहा तो ऑक्साइड बनता है, लेकिन यदि वाटर आपका कोल्ड या हॉट कंडीशन में रहता है तो ऐसे केस में यह हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ एग्जांपल की बात, एक सवाल तो आपसे यह भी पूछा जाता है यहाँ पे कि यार कुछ मेटल्स के नाम बताओ विच रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। ऐसे कौन से मेटल है जो कोल्ड वाटर ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं? इतने रिएक्टिव मेटल्स कौन से, जरा बता सकते हो? वही सोडियम और पोटेशियम। बहुत 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 रिएक्टिव मेटल होते हैं। हवा में खुला छोड़ देने के बाद आग लग जाता है इनमें, तो पानी में भी नहीं छोड़ सकते यार तुम। तो इसलिए एक तो यार आपका सोडियम हो गया जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है एंड इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इज इवॉल्व्ड। सेम है में पोटेशियम भी भाई, एकदम दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम होता है, भाई भाई है दोनों, जो वो करेगा वो हम करेंगे। इवन पोटेशियम का रिएक्शन तो सोडियम से भी ज्यादा वायलेंट होता है। तो इट फॉर्म्स KOH एंड H2। एक और मेटल से जो इनके टक्कर का है भाई, कैल्शियम, ये भी आपका कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है एंड इट अगेन फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अच्छा, अब हम थोड़ा सा लो रिएक्टिविटी की बात करें। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़े हो ना यार, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है मोर रिएक्टिव, जो नीचे है लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा वो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है उसको हीट करना पड़ेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जो और लेस रिएक्टिव है उनको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है ना? जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। जो लेस रिएक्टिव होंगे हॉट और लेस रिएक्टिव स्टीम के साथ। गॉट इट? तो ये हो गया। अब इसी में हम मैग्नीशियम की यदि हम बात करें तो मैग्नीशियम आपका H2O ये कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करता है, आइदर हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। यदि हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ऐसे में तो यह क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड की ऑक्साइड। कोल्ड या हॉट वाटर रहता है तो ऐसे केस में यह हाइड्रोक्साइड बनाता है। फॉर्मूला लिखने में यार तुम लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस वैलेंसी रूल का यार ध्यान रखना है। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 बना देता है। लेकिन यदि हम यहीं पे H2O हॉट के जगह पे स्टीम ले लेते हैं तो ऐसे केस में स्टीम के साथ मैग्नीशियम कंबाइन करके क्या बना देगा यार, बता दो क्या बना देगा? तो देखो यार क्लियर साफ शब्दों में लिखा हूं, ऑक्साइड प्लस H2 मींस MgO प्लस H2। यानी मैग्नीशियम जो होता है आपका हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ, सॉरी स्टीम के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बात आई समझ में यहां तक? तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ मेटल्स जो होंगे जो आपका स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, ऐसे कौन से मेटल्स हैं? तो आपका जिंक हो गया, H2O, ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। तो मैं इसको चलिए लिख देता हूं एक साथ, पहले इसको मैं अलग से लिख देता हूं। जिंक H2O के साथ जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस, सॉरी ये आपका देखो ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है, और जब स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि ऑक्साइड बनाएगा? तो जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन होगा देन इट विल फॉर्म ऑक्साइड, देन इट फॉर्म्स ZnO प्लस H2। जिंक के जगह पे हो सकता है आपका एल्यूमिनियम हो जाए। एल्यूमिनियम भी आपका H2O के साथ जब रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो ये आपका Al2O3 प्लस H2 गैस बनाता है। हो सकता है Fe आ जाए। ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स है और इसलिए ये सबको स्टीम के साथ रिएक्ट करना पड़ रहा है। ये भी आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है एंड इट अगेंस्ट फॉर्म्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहां पे जितने भी एग्जांपल हम देख रहे हैं तीनों मेटल्स के, हो सकता है आपसे पूछ दिया जाएगा एक ऐसा मेटल का नाम बताओ विच रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, एक ऐसा मेटल्स का नाम बताओ विच रिएक्ट्स विद बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, हो सकता है विच रिएक्ट्स विद बोथ हॉट एंड स्टीम। तो ये सारी चीजें आप लोग यार थोड़ा याद रखिएगा। तो ये रिएक्शन विद किसके साथ चल रहा है? स्टीम के साथ। अच्छा, कुछ मेटल्स होंगे किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ना हॉट ना कोल्ड ना स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो यार वो सारे मेटल्स के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। तो Pb, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब ऐसे मेटल्स से पहले ही बता चुके थे, ये सब नोबल मेटल्स है जो रिएक्ट नहीं करता। Pb भी इवन एक ऐसा एलिमेंट है लेड विच डो नॉट इवन रिएक्ट विथ वाटर, नो रिएक्शन विथ वाटर। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड देखने वाला। अभी तक हम लोग देखे मेटल का रिएक्शन विथ O2, नेक्स्ट देखे हम लोग मेटल ऑफ रिएक्शन विथ H2O, थर्ड रिएक्शन जो है वो है मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग यहीं पे डाल लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना था ले लो, कुछ भी जो लग रहा है यार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, इतना ही सा है।
चलिए यार, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ये आपका थर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन विथ एसिड। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो Na प्लस HCl ले लिया, Na प्लस HCl क्या बना देगा, NaCl प्लस H2 गैस। Na की जगह पे Mg ले लेते हैं HCl के साथ, तो लोग खुद से भी यार प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई हर एक रिएक्शन को हम रटेंगे ही, रटने वाला यार बस और बस भूल जाओ, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस मिलेंगे, कितना कुछ रटोगे। हाँ, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है तो यार थोड़ा खुद से सोचो। Mg जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो निगेटिव आयन होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। निगेटिव आयन कौन है, Cl माइनस। Cl माइनस के साथ जो रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस H अलग हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2। हो गया यार काम। इसी तरह से Ca कैल्शियम ले लिए, HCl ले लिए, क्या बना देगा, तो CaCl आपस में कंबाइन करके CaCl2 बना देगा प्लस H2। कैल्शियम की जगह पे आप जिंक ले लो भाई, जिंक HCl के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, हाँ यार ZnCl2 प्लस H2 बना देगा। इसी तरह से Zn की जगह पे मान लीजिए Fe ले लेते हैं, Fe और HCl रिएक्ट करके क्या बना देगा, तो ये आपका FeCl2 प्लस H2 बना देगा। CuHCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, बता दो यार जल्दी से। Cu प्लस HCl क्या बनना चाहिए, नो रिएक्शन। क्यों बताएं यार लास्ट चैप्टर में, हाइड्रोजन बीइंग अ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, हेंस कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, करेक्ट। तो यहाँ पे कॉपर लेस रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है आपको जो याद रखनी है, डाइल्यूट HNO3 के केस में, किस केस में, डाइल्यूट HNO3। HNO3 आपका क्या कहलाता है, नाइट्रिक एसिड, ओके ना। तो नाइट्रिक एसिड के केस में आपका जो H2 गैस इवॉल्व हो रहा था ना, वो नहीं होता। तो विथ डाइल्यूट HNO3 H2 gas is not evolved, H2 gas is not evolved, H2 gas नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, रीजन क्या है, H2 gas क्यों नहीं बनता, बिकॉज HNO3 is also a strong oxidizing agent and it oxidizes H2 to H2O। बात आई समझ में, हाँ नहीं आई, कोई बात नहीं यार, समझा देते। देखो HNO3 जो है ना, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसलिए हेंस इट ऑक्सीडाइजेस एंड हेंस इट ऑक्सीडाइजेस H2 to H2O। देखो तो H2 से यदि H2O बन रहा है, इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, H2 में ऑक्सीजन आकर ऐड हो गया ना, मींस H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, H2O। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मींस दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। चलो यार, जैसे कहने का ये मतलब है ना, जैसे मान लो Zn प्लस डाइल्यूट HNO3 हम ले लिए, तो ये आपका क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस H2 ना बनकर यहां पे क्या बन जाता है, H2O, और प्लस यहां पे एक गैस आपका NO2 बाहर हो जाता है। तो ये जिंक का रिएक्शन हो गया। जब HNO3 के साथ तो H2 नहीं बना, क्या बन गया, H2O बना। लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जो आपके वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर जाता है और H2 गैस ही बनाता है। क्या बनाता है, H2 गैस ही। वो दो मेटल कौन सा है, तो याद रखेगा, मैग्नीशियम एंड Mn। तो मैग्नीशियम एंड Mn प्रोड्यूस H2 gas with very dilute HNO3। तो होता क्या है यहाँ पे, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन हम देख लेते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देगा, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। मैग्नीशियम की जगह पे मैंगनीज ले लो, Mn का नाम क्या होता है, मैंगनीज होता है। तो Mn भी यदि HNO3 के साथ लिया जा रहा है, देन इट ऑल्सो फॉर्म्स मैंगनीज नाइट्रेट MnNO3 ट्वाइस प्लस H2।
तो याद रखिएगा डाइल्यूट HNO3 के केस में केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो कि H2 गैस इवॉल्व करता है। वो 2 एलिमेंट मेटल्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। तो ये हो गया रिएक्शन विथ एसिड, यानी मेटल का रिएक्शन विथ एसिड। तो हमारा इस तरह से तीनों रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, रिएक्शन विथ O2, रिएक्शन विथ H2O, रिएक्शन विथ एसिड। चौथा रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है, छोटा सा रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है इसमें। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में क्या है आपका, जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल Na H2 के साथ कंबाइन करेगा, तो H2 के साथ जब कंबाइन करेगा तो भाई सोडियम और हाइड्रोजन के बीच में कंपाउंड बनाना क्या बनेगा? सोडियम का वैलेंसी 1, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होता है? 1। हाइड्रोजन आपका +1 और -1 दोनों शो करता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन +1 कहलाता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पे यदि माइनस चार्ज आ जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्राइड आयन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना आप लोग यार। H- क्या कहलाता है? हाइड्राइड आयन। तो Na और H मिलकर क्या बना देता है? सोडियम हाइड्राइड। दोनों का वैलेंसी 1 है ना, इसलिए फार्मूला जो बनाएगा वो NH। सेम में पोटेशियम या फिर मान लीजिए कैल्शियम है प्लस H2 है, क्या बना देगा? तो कैल्शियम और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन करेगा तो वैलेंसी रूल के हिसाब से क्या बनना चाहिए कंपाउंड? CaH2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं CaH2। आता है समझ में? सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, देख रहे हो ना। तो इसलिए आपको यार रटना नहीं है, जहाँ पे भी फार्मूला लिखने आए तो यार बस और बस वैलेंसी रूल को यार थोड़ा ध्यान में रखना। और यदि नहीं आता हो तो यार पहले ही बता चुके यार, आप पहले के लेक्चर देख लो, बेसिक्स लेक्चर में अपना बना हुआ यार किस तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं, ओके ना। चलिए, तो ये 4th रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी मेटल का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करता है ये। तो जैसे मान लीजिए Zn + CuSO4 मोस्ट कॉमन एग्जांपल यार। CuSO4 सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? यदि CuSO4 एक्वस है तो ब्लू, पहले भी पढ़े हो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है यहाँ पे, किस तरह का रिएक्शन है ये एक्चुअल में, बता सकते हो? फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हो यार इस तरह का रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। यानी Zn मोर रिएक्टिव है, Cu लेस रिएक्टिव है, इसलिए ZnSO4 प्लस Cu को यहाँ से अलग कर देगा एंड दिस सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो मेटल का रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट विथ अदर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन किस तरह से होता है, उम्मीद है यह चीज क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद का जो पार्ट है अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। बोलने के लिए है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, लेकिन एक तरह से मैं बोलूं तो इस पार्ट को ये एक टॉपिक ही है जिसको हम लोग अलग से पे पढ़ते हैं बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में, मेटल और नॉन मेटल के बीच रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बॉन्ड के बारे में, वेरी स्पेशल केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोग बेसिक लेक्चर में ही कवर कर चुके हैं। बाय द वे यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो इसको हम फिर से यार बता देते हैं, ओके। तो देखो यार, मेटल और नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो आयनिक बॉन्ड की बात करने वाले। क्यों? क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच जब बॉन्डिंग होती है, मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो वो एक तरह से आयनिक बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं? आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले यार आयनिक बॉन्ड होता क्या है, आयनिक बॉन्ड को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं? तो यदि मैं शॉर्ट में बोलूं तो आयनिक बॉन्ड होता है बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उसे ही हम क्या कह देते हैं? आयोनिक बॉन्ड कह देते हैं। अब यार इसका क्या मतलब हुआ, चलो डायरेक्ट एग्जांपल से ही हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल जैसे NaCl का फॉर्मेशन किस तरह से होगा? तो हमारे पास एक Na है, एक Cl है, इसके बारे में डिटेल्स में हम इससे पहले बता चुके हैं, तो आप बेसिक लेक्चर जाके देख लेना यार, मैं लिंक डाल दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे आपको मैं शॉर्ट में इवन हर एक चीज समझा दूंगा, ऐसा नहीं कि यार यहाँ पे कुछ नहीं समझ में आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, जब हम NaCl के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो एलिमेंट है Na और Cl। जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं ना, जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं वहां हम केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखलाते हैं, केवल किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास कितना होता है? अब ये पता होना चाहिए तुम लोग यार, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 होता है। तो थोड़ा बहुत यदि आइडिया हो आप लोगों को, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इतना तो यार पता ही होगा, 10th का एग्जाम आ रहा है तुम लोगों का। 2,8,1 क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,8,7।
अब होगा क्या, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये चाहेगा भाई हम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को, यदि एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गया, दैट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट होते ही बड़ा यार खुश, स्टेबल हो जाएगा। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, ये भी चाह रहा होगा यार हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और इसको तो भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही था, तो भाई ये हंसते हंसते खुशी खुशी एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का ले लेगा। क्लोरीन के पास 7 से 8, हैप्पी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये भी हैप्पी, दोनों हैप्पी हैप्पी, इस तरह से दोनों के बीच में बन गया यार बॉन्ड। तो यहाँ पे Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने लिया, Na दिया तो इसलिए देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं NaCl। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के बीच में हम कोई चार्ज नहीं दिखला रहे, प्लस और माइनस को गायब कर दिए, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस ओवरऑल न्यूट्रल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया। गॉट इट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक मेटल है तो दूसरा नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बना दिया, आयोनिक बॉन्ड। गॉट इट। चलिए वेरी गुड, एक एग्जांपल तो यार ये हो गया। दूसरा एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो यहाँ पे यार एक मैग्नीशियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम ही लोग बताओ, 2,8,2। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जब भी हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो केवल और केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखलाते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है मैग्नीशियम के पास, 2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। साथ में कितने क्लोरीन एटम है, 2। क्यों 2 क्लोरीन एटम आया, क्यों 2 क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ी, इस चीज को भी यार यहां से तुम लोग समझ जाओगे। क्लोरीन के पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, देखो 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2, 4, 2, 6 और 1, 6, 7। इस क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यार, मैग्नीशियम एक क्लोरीन आया और ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया। यदि मान लिया वाला क्लोरीन नहीं होता, केवल यही क्लोरीन होता, यदि केवल यही क्लोरीन होता तो क्या ये मैग्नीशियम इसको 2 इलेक्ट्रॉन देता कि एक ही देता ना। और मैग्नीशियम यदि एक ही इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नहीं ना। मैग्नीशियम जब तक दोनों इलेक्ट्रॉन अपना ना दे दे तब तक इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने वाला नहीं है। इसका मतलब मैग्नीशियम अपना दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तो एक इसको दिया तो एक इसको। अब एक क्लोरीन तो भाई एक ही लेगा ना, तो इसलिए 2 क्लोरीन हमें चाहिए होगा ना, ताकि यार एक इस लेके ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एक ये लेकर ये ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए इस पर +2 चार्ज आएगा, और ये 2 क्लोरीन मिलके एक इस ये ले रहा एक ये ले रहा, तो टोटल चार्ज क्या आ गया, -2। समझ में आ रहा -2 क्यों आया, एक क्लोरीन इस पे माइनस एक इस पे माइनस, तो Cl2 पे -2 हो गया। इसको ये भाई इक्विवेलेंट का साइन है, मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज दिस MgCl2। बात आई समझ में। तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगी। और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं जिससे यार ये आयनिक बॉन्ड आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम Na2O का एग्जांपल ले लेते हैं। Na2O, तो यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। अगेन सोडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1। यहाँ क्या है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। तो अब देखो सोडियम एक इसको दे देगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, इसका भी 281, जबकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2,6। अब एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 चाहिए ना, तो एक सोडियम तो आपको एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसलिए अब दूसरा भी सोडियम हमें चाहिए था, इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों सोडियम ने मिलकर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 2, इसलिए Na2 पे चार्ज आएगा +2। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो चार्ज क्या आ जाएगा, -2, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी रिटन एज Na2O। +2 -2 को गायब कर दिया, छूमंतर हो गया, क्यों, क्योंकि ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल हो गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल, दैट्स व्हाई Na2 विल कंटेन नो चार्जेस। चलिए एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बन रहा होगा, तो यहाँ एक मैग्नीशियम है और एक ही ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे क्यों एक ही मैग्नीशियम और एक ही ऑक्सीजन का जरूरत पड़ा, तो यार देख लो बड़ा ही सिंपल है, 2,8,2। ऑक्सीजन का क्या है, 2,6। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितना है, 6, 2, 4, 6। अच्छा यहाँ पर देखना, एक के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिख रहा था, दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन को डॉट से, ताकि डिफरेंस कर सके हम लोग कि यार ये मैग्नीशियम का मेटल था या ऑक्सीजन का, डिफरेंस कर सके, इसलिए एक को क्रॉस से एक को डॉट से दिखलाते हैं। बाय द वे दिखलाने का आप किसी से भी दिखला सकते हो। तो अब बताओ यार ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। मैग्नीशियम को कितना देना पड़ेगा, 2, तो यार दे दो, एक इधर से दे दिया, एक इधर से दे दिया। तो इस तरह से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए चार्ज क्या आ जाएगा,
प्लस, जो देने वाला होता है उस पर पॉजिटिव, जो लेने वाला होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से ओवरऑल अब हम क्या लिख सकते हैं, MgO। तो इस तरह से यार आयनिक बॉन्ड बनता है। बात आई समझ में? इसलिए यदि आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि यार मैग्नीशियम ऑक्साइड में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, तो आपको ओवरऑल तो चार्ज यार 0 दिख रहा होगा, क्योंकि प्लस माइनस ओवरऑल तो 0 गया, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल चार्जेस प्रेजेंट है +2 एंड -2। सेम में मेरी आपसे पूछ दिया जाए Na2 में टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल +2 चार्जेस है एंड नेगेटिव चार्जेस भी -2 है। तो यार ये चीजें आप लोग थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस भी यार कर लेना, जहां पे लगता है थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके बॉन्ड बनाते हैं, किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये सारी चीजें। ओके, तो ये अपना आयनिक बॉन्ड का ये पार्ट अपना यहाँ पे खत्म हो गया। ओके, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो यार। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एक्वारेजिया के बारे में। तो ये एक्वारेजिया क्या होता है, तो याद रखेंगे यार, एक्वारेजिया एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्यूशन है, एक स्पेशल सॉल्यूशन है जो कि स्पेशली बनाया जाता है टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। यानी ये जो एक्वारेजिया है, इट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 3 parts HCl एंड 1 part HNO3। तो यार यहां पे याद रखेंगे, ये HCl और HNO3 का एक तरह से मिक्सचर होता है, जहां हम लोग HCl का 3 parts लेते हैं, HNO3 का 1 part लेते हैं। यदि कभी भूल जाओ तो यार यहाँ 3 दिख रहा है ना, तो इसके अपोजिट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। Cl का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जस्ट याद रखने के लिए, ठीक है ना। मैं भी कंफ्यूज हो जाता था तो ऐसे याद रख लेता था। तो आप याद रखेंगे HCl एंड HNO3 दोनों के दोनों एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दोनों के दोनों एसिड है, ठीक है ना। दोनों के मिक्सचर, दोनों से मिलाकर हम ये सॉल्यूशन तैयार करते हैं एंड दिस इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक नोबल मेटल किसे कहते हैं, ऐसे मेटल जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और इस केस में आपका सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है ना, प्लेटिनम। तो ये सारे एलिमेंट्स लाइक सिल्वर गोल्ड, तो ये जो मेटल्स होते हैं सिल्वर गोल्ड, इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एक्वारेजिया यूज करते हैं। ओके, तो बस यार इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे यार। नेक्स्ट हम लोग जिस पार्ट में मूव करने चाह रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और वो है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो चलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे आ जाते हैं। तो यार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, सबसे पहला सवाल कि यार मेटल्स कहाँ पाया जाता है, जो हम मेटल्स यूज करते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, मर्क्यूरी, ये सब एक्चुअली में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एक्चुअली में जमीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल उठता है कि यार जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग कर रहे होते हैं ना, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उस प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी वो प्रोसेस होते हैं, मींस ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यानी मेटल के एक्सट्रैक्शन में जो जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, उनको हम कलेक्टिवली नाम क्या देते हैं, मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी क्या होता है, साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व in the extraction of metals from their ores, यानी ओर्स से मेटल का एक्सट्रैक्शन में जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, उस प्रोसेस को ही हम नाम क्या दे देते हैं, मेटलर्जी। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट है, जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ रहे हैं, एक्चुअली में हमें यहाँ मेटलर्जी का ही स्टडी करना है। ओके, तो अब सबसे आगे और सबसे फर्स्ट जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके सामने आएगा, वो है एक टर्म मिनरल्स और दूसरा है ओर्स। तो यार ये मिनरल्स क्या होता है और ओर्स क्या होता है, पहले हम इस 2 चीज को जानेंगे और समझेंगे। तो मिनरल्स, सबसे पहले यार मिनरल्स जान लो क्या होता है। तो मिनरल सिंपल सी बात है, ऐसे कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है, जिसमें मेटल प्रेजेंट हो। क्या बोला, ऐसे कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो कि अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है और जिसमें मेटल्स प्रेजेंट हो, बस उसे यार हम मिनरल्स कह देंगे। यानी नेचुरल सब्सटेंस
present in the earth crust, present in the earth crust in which metal is present, यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसमें मेटल प्रेजेंट हो उसे ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मिनरल्स। फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स आता है ओर्स। क्या होता है ओर्स? तो यहीं पे चलो यार देख लेते हैं ओर्स क्या होता है। तो ओर्स हम लोग किसको कहते हैं, किस तरह से हम ओर्स को डिफाइन करते हैं? तो ओर्स आपके ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है, ध्यान से सुनना, ओर्स ऐसे मिनरल्स को कहा जाता है जिसमें से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल हो। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझाएंगे तुम लोगों को। जैसे ओर्स, सबसे पहले हम लिख देते हैं इसका डेफिनेशन, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच metal can be extracted economically and conveniently। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए हम जैसे एक मेटल ले लिया एल्युमिनियम और उसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो आपके पास 3 मिनरल हैं। एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम, ये आपके 3 मिनरल्स पाए गए जिसमें एल्युमिनियम मेटल प्रेजेंट है। आपका मिनरल्स ए, अभी हमने इसको मिनरल्स कहा है, ओके ना। ये तीनों के तीनों अभी क्या है, मिनरल्स, ए बी और सी। और इस तीनों मिनरल्स में आपका क्या प्रेजेंट है, एल्युमिनियम मेटल प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ में आई? क्योंकि तीनों में एल्युमिनियम प्रेजेंट है तो इनको तो हम मिनरल्स कह देंगे। अब बात आती है हम ओर्स किसको कहेंगे। तो देखो आप जो ए से है ना, जब ए से आप एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो और जब इसको मार्केट मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी काम हम लोग करते हैं जब तक हमको मुनाफा ना हो, फायदा ना हो, ठीक है ना। तो फायदे के लिए यार हम अपना ये काम कर रहे हैं, मेटलर्जी कर रहे हैं, तो फायदा होना सबसे ज़्यादा जरूरी है इस पूरे प्रोसेस में। तो यार मान ले हमने ए का एक्सट्रैक्शन किया, हमको जो कॉस्ट लगा, ठीक है ना, जो कॉस्ट हमें लगा वो आपका 100 रुपया लगा, और मार्केट में जब हम बेच रहे तो हमको 50 रुपया मिल रहा है। यार निकालने में खर्चा लगा 100 और बेचने पे हमको 50 रुपया मिल रहा है। क्या आप ए से मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रीफर करोगे? नहीं करोगे। चलो यार काट दिए। फिर बी से मान लीजिए निकालने का जो कॉस्ट था 100 और जब सेल कर रहे हो तो सेल करने पे भी 100 रुपीज मिला। क्या आप बी से अगेन एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन प्रीफर करोगे? नो, नहीं करोगे। बी को भी हम काट देते हैं। सी, यहां से मान लीजिए आपको 100 रुपया निकालने का लागत लगा, खर्च लगा, और इसको जब बेच रहे हो मार्केट में तो आपको 200 रुपया मिल रहा है। कहने का मतलब ये आपका प्रॉफिट दे रहा है। तो आप इस तीनों में से कौन सा मिनरल से आप मेटल को निकालना पसंद करोगे? हाँ डेफिनेटली यार सी करोगे, है ना। यानी जो सी मिनरल्स है ना, इसी को हम ओर्स कहेंगे। यानी ओर्स हम लोग किस मिनरल को कह रहे हैं? ऐसे मिनरल्स from which metal can be extracted profitably and conveniently। प्रॉफिट भी देता हो, इकोनॉमिकली मतलब प्रॉफिट देता हो, और दूसरा कन्वेनियंटली का मतलब प्रोसेस आसान हो। ये नहीं यार बहुत हैक्टिक प्रोसेस लग रहा है, बहुत समय निकालना में लग जा रहा है, तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है। मान लो भाई ये 100 रुपया कमा के दे रहा है और इसके लिए हमको 5 दिन खर्चा करना पड़ जा रहा है, तो ऐसे में भी तो कोई मतलब नहीं है। एक दिन में यदि 100 रुपया निकाल के दे रहा, चल यार कोई बात है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए कन्वेनियंट भी होना चाहिए मेथड, और इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। तो इसलिए ओर्स का जो डेफिनेशन लिखे इसमें यार ध्यान से देखना, ये क्या कहता है, दोज मिनरल्स, ऐसे मिनरल्स को हम ओर्स कहेंगे फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। बात समझ में आई? तो इस बेसिस पे आपके से 2 सवाल जनरली पूछे जाते हैं, 2 टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? और दूसरा स्टेटमेंट बनता है ऑल ओर्स आर मिनरल्स। कौन सा दोनों में से स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा फॉल्स? तो ऑल मिनरल्स आर ओर्स, क्या सभी मिनरल्स को हम ओर कह सकते हैं? ना। जैसे ए बी सी तीनों के तीनों मिनरल तो थे, मिनरल के लिए बस कंडीशन क्या चाहिए, इसमें मेटल प्रेजेंट हो, तो मेटल तो तीनों में है, तो तीनों के तीनों मिनरल्स है। लेकिन सबके सब ओर्स हैं क्या? नहीं, ओर्स तो हम केवल सी को कहेंगे। यानी ऑल मिनरल्स आर ओर्स, स्टेटमेंट फॉल्स। लेकिन ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यदि कोई ओर्स है तो वो मिनरल रहा होगा? बिल्कुल यार रहा होगा। जैसे सी ओर्स है ना, तो मिनरल तो रहा ही होगा, मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बात समझ में आई? तो ये आपका मिनरल्स, ओर्स, मेटलर्जी क्या होता है यार, ये चीजें हो गई। अब जो आगे की बात है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो भी हम मिनरल्स या ओर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें बहुत सारे इंप्यूरिटीज आपको मिलेंगे।
हो सकता है यार मिट्टी के कण होंगे, रेत के पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स होंगे, अर्थी इंप्यूरिटीज होंगे, और भी अदर इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले यार उस इंप्यूरिटीज को हमको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में डालते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है गैंग। गैंग क्या होता है? तो यार इंप्यूरिटीज, गैंग क्या होता है? इंप्यूरिटीज। कैसे इंप्यूरिटीज? जो अर्थी एंड सिलिशियस इंप्यूरिटीज होते हैं, यानी जिसको आप सिलिशियस इंप्यूरिटीज, यानी ऐसे इंप्यूरिटीज जिसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सको, उसको हम गैंग पार्टिकल्स कह रहे हैं, ओके ना। तो इंप्यूरिटीज प्रेजेंट इन ओर्स, इसे ही हम लोग क्या कह दिए? गैंग। समझ में आया? तो जो भी धूल कण, रेत के पार्टिकल्स है, उसी को हम गैंग पार्टिकल्स कह रहे हैं, गैंग कह रहे हैं। अब दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन, या इसी को नाम दिया जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। एनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या होता है यार? ये कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, तो ये जो आपको ओर्स मिला, इस ओर्स में से जब आप गैंग पार्टिकल को रिमूव कर देते हो ना, यानी गैंग को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मींस ये आपका क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल्स फ्रॉम ओर्स, यानी ओर्स से गैंग पार्टिकल के रिमूवल के प्रोसेस को ही हमने क्या नाम दे दिया? कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। गॉट इट? चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे यार, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जिसे आप कहाँ पढ़े हो? रिएक्टिविटी सीरीज में, याद है ना? रिएक्टिविटी सीरीज। तो यदि मैं रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूं, रिएक्टिविटी सीरीज की मैं बात करूं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपका क्या क्या आता है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, ये आपका हाइड्रोजन आता है। और फिर इसके बाद छाप कहते तो कॉपर, ठीक है ना। ये आपके पूरे के पूरे क्या हो गए? रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ ज़्यादा छोटा हो गया है ना, कोई बात नहीं यार, समझ जाना। हाँ, तो ये आपके रिएक्टिविटी। इसमें जो आपका यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स है, पोटेशियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। क्या होता है ये? हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो जिंक से लेकर आपका पीबी तक, एच तो आपका मेटल्स नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। हम लोग यहाँ मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन मेटल नहीं है तो उसको आप साइड कर देना। ये जो आपके कहलाते हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। और नीचे के जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये तीनों तरह के जो मेटल्स है ना, इनका एक्सट्रैक्शन हम लोग डिफरेंट प्रोसेस से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। इसका जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो किस मेथड से करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। अब क्या होता है इसको हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इसी तरह से जो आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ये आपके किस तरह से इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं? तो पहले हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के जो ओर्स है ना, उसको पहले हम लोग ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उस ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करा देते हैं, जिससे हमें मेटल मिल जाता है। मतलब हाँ, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इनको सबसे पहले ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं? कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ओर्स। और ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करने के बाद
इनको ऑक्साइड ओर्स में कन्वर्ट करने के बाद इनका रिडक्शन किया जाता है, यहां से आपको मेटल मिल जाता है। अब इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में भी दो चीजें आती है। एक आपका इसके अंदर आता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। अब क्या होता है ये चीज हम डिटेल्स में अभी देखेंगे, कैल्सिनेशन। और दूसरा चीज आता है रोस्टिंग। यानी किसी भी मिनरल्स ओर्स को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जनरली दो मेथड यूज करते हैं, कैल्सिनेशन और दूसरा सल्फाइड ओर्स। कैल्सिनेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर कार्बोनेट ओर्स, और रोस्टिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर सल्फाइड ओर्स के लिए, उसके लिए हम लोग रोस्टिंग यूज करते हैं। और यदि पहले से कोई ऑक्साइड ओर्स है तो कोई यार दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्टली उसका हम रिडक्शन कर देंगे, हमको मेटल मिले। क्यों ऐसा करते हैं वो सारी चीजें हम लोग बाद में देखने वाले हैं। और थर्ड जो कैटेगरी आ गया वो आपका है लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स का हम लोग क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल से मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए हीटिंग अलोन, यानी इनको आप सिंपली हीट कर दो, आपको मेटल इजीली मिल जाएगा। ओके, तो ये तीन कैटेगरीज के आपको मेटल्स मिलेंगे, और इन तीनों कैटेगरीज के मेटल्स को हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां यहां पे मैंने एक माइंड मैप दे दिया। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन इनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेस रिएक्टिव मेटल से स्टार्ट करते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स कुछ मिनरल्स और उसके ओर्स, उसके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो, मैं आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में बता दे रहा हूं, जिसका फॉर्मूला मिनरल्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको इस चैप्टर्स में यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यार हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मिनरल्स। मिनरल्स की जगह पे ओर्स भी लिखा हुआ हो सकता है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है Fe2O3 और Fe3O4। Fe2O3 आपका हेमाटाइट होता है और Fe3O4 आपका मैग्नेटाइट होता है। ठीक है ना, ये आयरन के ओर्स हैं और ये ऑक्साइड ओर्स हैं, क्योंकि जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। केवल कुछ ही मेटल्स है जो आपके फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब नॉबल मेटल्स है, ये नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मेटल्स होंगे ना वो किसी ना किसी फॉर्म में कंबाइंड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो जैसे Fe2O3, Fe3O4 हो गया आपका, बॉक्साइट Al2O3.XH2O, ये बॉक्साइट होता है। किसका ओर्स है, यदि पूछ दिया जाए बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, तो बॉक्साइट किसका ओर है, बॉक्साइट में से कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा, एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। देख सकते हो एल्यूमिनियम यहाँ प्रेजेंट है। हेमाटाइट इज एन ओर ऑफ, हेमाटाइट किसका ओर है, Fe2 ये आयरन का, मैग्नेटाइट आयरन का। तो ये चीजें याद रखनी है आपको। इसी तरह से ZnS ये जिंक ब्लेंड कहलाता है, ये जिंक ब्लेंड कहलाता है। ZnCO3 ये आपका कैलामाइन कहलाता है। Cu2S ये आपका कॉपर ग्लांस कहलाता है। इसी तरह से PbS ये आपका ये गैलेना कहलाता है। और एक और देख लो HgS सिल्वर मर्क्यूरी का सल्फाइड, ये आपका सिनाबार कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स ओर्स हैं। आपको नाम के साथ साथ इनमें कौन सा मेटल पाया जाता है ये भी पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ दिया जाए भाई गैलेना में से कौन सा मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, पता होना चाहिए। गैलेना में से कौन सा मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, Pb का। इसी तरह से सिनेबार में से किस मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, Hgs। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा लो रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो यार, जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव, उनको हम जस्ट सिंपली हीटिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे होता है ये प्रोसेस देख लेते हैं आगे। चलिए, सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो इसमें देखो हम लोग एक बात कर लेते हैं Hg का। तो Hg आपका जनरली HgS के फॉर्म में पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है बता सकते हो,
सिनेबार। देखो यार, याद रखिए यार, HGS का नाम क्या होता है? सिनेबार। तो ये भी MCQs में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली O2 के प्रेजेंस में हीटिंग करते हैं। तो ये जो आपका है, ये आपका HGO प्लस SO2 गैस यहां से बन के बाहर हो जाता है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया, O2 के साथ हीटिंग कर दिए, और ये जो HGO बना, ये HGO नेक्स्ट स्टेप में हीटिंग जब हम करेंगे तो Hg अलग हो जाता है, प्लस O2 गैस यहां से अलग हो जाएगा। यानी आपको फाइनली क्या मिल गया, Hg मिल गया। यानी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली हीटिंग करना है आपको। पहले स्टेप में सल्फाइड ओर्स को, जितने भी सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, उसको सबसे पहले हम लोग हीटिंग करते हैं विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया, फिर ऑक्साइड ओर को सिंपल हीटिंग कर दिया, ये आपका मेटल दे दिया। तो इस तरह से मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन हो गया। बताइए समझ में। इसी तरह से इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करा जाता है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ यार यहाँ पे, इसका नाम क्या है, सिनेबार, ठीक है। और दूसरा जो है Cu का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं Cu2S से। इसमें भी इसका नाम क्या है बता दे यार, कॉपर ग्लांस। यहां पे इसका नाम क्या है, कॉपर ग्लांस। कॉपर ग्लांस के केस में हम लोग क्या करते हैं, Cu2S प्लस O2, ये आपका सबसे पहले Cu2O बना देगा, प्लस यहां से आपका SO2 गैस बाहर हो जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में यही जो Cu2O है, ये Cu2O जो है, इसको नॉर्मल, ये जो Cu2O बना, इसी Cu2O को रिमेनिंग Cu2S के साथ हीट कर देते हैं। रिमेनिंग का मतलब जो Cu2S रह गया होगा, जो कि Cu2O में कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, तो वो जो Cu2S रिमेनिंग होगा और जो Cu2O इस प्रोसेस में बना, ये आपस में कंबाइन करके यहाँ से Cu प्लस SO2 गैस, ये दोनों के दोनों बना देते हैं। तो इस तरह से अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि आपको फाइनली फिर से क्या मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पे, कॉपर। यहाँ पे क्या मिल रहा था, मर्क्यूरी मिल रहा था। तो ये सब लेस रिएक्टिव मेटल्स है जिसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं। देख सकते हो यार, सिंपली हम हीटिंग कर रहे हैं और कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली आप इसको हीटिंग से ही आप ऑब्टेन कर सकते हैं ऐसे मेटल्स को। तो बड़ा ही सिंपल होता है इसका एक्सट्रैक्शन। तो इसलिए अब जो नेक्स्ट है वो है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो नेक्स्ट है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को देखो हम लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्साइड ओर में, और फिर इस ऑक्साइड ओर का हम लोग सिंपली क्या करते हैं, रिडक्शन करा लेते हैं, और रिडक्शन कराने से आपको क्या मिल जाता है, मेटल्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, यदि कोई ओर्स पहले से ऑक्साइड ओर में मतलब प्रेजेंट है, जैसे आयरन की ओर्स Fe2O3 Fe3 पहले से ऑक्साइड ओर में, तो ऐसे में आप डायरेक्ट उनका रिडक्शन करा लो, डायरेक्टली आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ओर्स होंगे जो आपके ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उनको हमें पहले ऑक्साइड ओर में लाना पड़ता है, जैसे कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर खासकर। तो जितने भी कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर्स होते हैं ना, पहले हम लोग उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करके मेटल को ऑब्टेन करना आसान होता है, कम खर्चे में हो जाता है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कार्बोनेट ओर है ZnCO3, या कोई सल्फाइड ओर है फॉर एग्जाम्पल ZnS या PbS, तो इनसे डायरेक्ट हम मेटल ऑब्टेन करने जाएंगे तो ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसका डायरेक्ट हम लोग यहाँ से मेटल ऑब्टेन नहीं करते। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग इसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर इस ऑक्साइड ओर से हम लोग मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। बात समझ में आ रही? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट बात बताए ना, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर, इसको पहले हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम होता है, एक को हम कहते हैं कैल्सिनेशन, दूसरे को कहते हैं रोस्टिंग। ये दोनों चीजें याद रखनी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो पहले हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की। कैल्सिनेशन, तो कैल्सिनेशन देखो, सबसे पहले कैल्सिनेशन हम लोग करते किसके लिए? फॉर कार्बोनेट ओर्स, फॉर कार्बोनेट ओर्स के लिए करते हैं। इसके बाद दूसरा
हम लोग इसमें जो है ना हीटिंग करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हीटिंग कर रहे हैं, हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी कैल्सिनेशन में, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपका CO2 गैस बनता है। CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। कौन सा गैस बनता है यहां पे? CO2 गैस बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखनी है। ओके, तो चलिए, होता क्या है, जैसे मान लो यार आपके पास ZnCO3 है, नाम क्या है इसका पता है? कैलामाइन। ओके, सिंपली हम लोग यहां पे हीट करेंगे, ये आपका ZnO प्लस CO2 गैस बाहर, यानी यहां पे जिंक कार्बोनेट जो था ना वो ऑक्साइड और में कन्वर्ट हो चुका है, जिंक ऑक्साइड। और अब हम लोग जिंक ऑक्साइड को बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग अब जिंक ऑक्साइड बन गया ना, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा दो, ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? जिंक प्लस ऑक्सीजन हट जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। यहां पे यदि देखें जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं ना, इसलिए ये स्टेप रिडक्शन है। यहां पे रिड्यूस इसको कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है, इसलिए यहां पे कार्बन जो है ना, कोक जनरली हम लोग यहां पे लेते हैं, तो जो कार्बन है यही आपका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करता है और यूज किया जाता है। इट इज यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरह से आपको जिंक मेटल मिल गया। क्या किया, समझ में आई बात? तो ये हम लोग कैल्सिनेशन में ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। और इसी तरह से यदि मान लीजिए आपका सल्फाइड ओर्स रहा, तो वहां पे हम जो मेथड्स यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रोस्टिंग। यानी ये जो रोस्टिंग है तो हम लोग यही किसके लिए यूज करते हैं? फॉर सल्फाइड ओर्स। इसमें भी हीटिंग करते हैं, लेकिन इसमें हीटिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस ऑफ एयर का मतलब O2 भी यहां पे रहेगा। और जबकि थर्ड स्टेप कैल्सिनेशन में, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखने के लिए। कैल्सिनेशन में कौन सा गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे आपका कौन सा गैस बनता है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। एग्जांपल के तौर पे ZnS, यहां पे देखो यार हीटिंग कर रहे हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, O2 के प्रेजेंस में, तो इट विल फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस SO2 गैस बाहर। अब बच गया ZnO। अगेन ZnO इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग कोक यूज करते हैं। इसका फंक्शन होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करना। और ये आपका Zn को अलग कर लेगा प्लस C और O मिलकर CO बना लेगा। तो इस तरह से अगेन यहां पे भी देख सकते हो जिंक मेटल को हमने ऑब्टेन कर लिया। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स है उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, ये चीज समझ में आ रही है ना? चलिए गुड। अच्छा, जनरली कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो हम लोग, जहां हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल, a highly reactive metal is also used as a reducing agent। कहीं कहीं आपका हाईली रिएक्टिव मेटल को भी हम लोग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे मान लीजिए Mn2O3 प्लस Al। यहां पे क्या होता है आपका, एल्युमिनियम बिंग अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल Mn, तो इस तरह से ये बना देता है Al2O3 प्लस Mn अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ चल जाएगा। यहाँ पे ऐसा ये रिएक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्युमिनियम एक मोर रिएक्टिव मेटल है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे जो Mn आपको मिलेगा ना वो लिक्विड स्टेट में मिलता है। सेम वे में Fe2O3 प्लस Al, यहाँ पे भी क्या होता है, Fe जो मिलता है आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है प्लस यहाँ पे Al2O3, यानी एल्युमिनियम इस ऑक्सीजन को रिमूव कर लिया, इसका रिडक्शन हो रहा है और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यानी यहाँ पे एल्युमिनियम का जो फंक्शन है वो किस तरह का है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है आपका, ये जो रिएक्शन है ना Fe लिक्विड स्टेट में है। जनरली Fe जो आयरन होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ है ना कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ होगा, बहुत सारा हीट इवॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से Fe जो है ना वो सॉलिड स्टेट में ना होकर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। और इस रिएक्शन का यूज जो है ना, हम लोग इस रिएक्शन का यूज करते हैं थर्माइट वेल्डिंग में। कहाँ यूज करते हैं इस रिएक्शन को, थर्माइट वेल्डिंग। तो पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखिएगा यार, थर्माइट वेल्डिंग में ये रिएक्शन को यूज करते हैं। ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है,
एल्युमिनियम बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम Fe2O3। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन होता है। बात समझ में आई? तो एल्युमिनियम कोई मेटल भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हम लोग कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, उसके जगह पे एक मोर रिएक्टिव मेटल भी हम लोग ले सकते हैं फॉर अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, चलिए ये बात तो समझ में आई। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो हमारा बच गया है वो है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। उसका हम लोग एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? थर्ड केस है हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो पहले ही तुम लोगों को बता चुके हैं यार, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे उनका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं? फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कैसे? फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। क्या होता है चलो समझते हैं यार। ये थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड में करते क्या है, इसके हम दो एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम NaCl सॉल्यूशन। देखो यार करते क्या है यहाँ पे, हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाए तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लेना है, इसको हम जोड़ देते हैं एनोड और कैथोड से। मान लीजिए ये ऐसा है, जो बड़ा वाला डंडा है वो पॉजिटिव, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये पॉजिटिव जो है ये आपका कहला जाएगा एनोड, और जो नेगेटिव वाला प्लेट होता है इसको हम लोग कह देते हैं कैथोड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे? NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे। ओके, अच्छा, जैसे ही NaCl को सोल्यूशन में डालेंगे तो ये टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Na+ एंड Cl- में। आप लोग को यार हम बताए थे, अब जो कैथोड की ओर कौन भागेगा और एनोड की ओर कौन भागेगा, याद है? A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, यानी एनायन एनोड की ओर भागेगा, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, यानी कैटायन आपका कैथोड की ओर भागेगा। यार याद रखना इस चीज को। तो NaCl में यदि देखा जाए तो एनायन कौन है आपका और कैटायन कौन है? कैटायन ये, एनायन। कैटायन किधर भागेगा? कैथोड। C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, एनायन एनोड की ओर भागेगा। ओके, तो यहाँ पे यदि हम रिएक्शन लिखें, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो आपको बड़ा ही सिंपली दिख जाएगा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। एनोड की हम बात करते हैं, एनायन कौन है? Cl- ना, तो Cl- यहाँ पे जाएगा। अच्छा, Cl- जो होगा आपका, जो Cl- होगा वो, इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस चार्ज का मतलब वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो ये क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Cl न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन हमें पता है क्लोरीन एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो यार ये चीज़ें समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिकली बस याद रखना इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। ये प्रोसेस ना भी पता हो चल जाएगा काम। तो यहाँ पे Cl- से Cl बन गया, लेकिन Cl एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? Cl2। यदि Cl2 है, इसका मतलब 2 क्लोरीन करना पड़ेगा ना। चल भाई, क्लोरीन आइटम बैलेंस हो गया। यदि 2 Cl- है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना आना चाहिए? 2। बात आई समझ में? तो ये आपका एनोड का रिएक्शन हो गया। इसी तरह से कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैटायन। कैटायन कौन है? Na+ के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहाँ से? जो एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, वही इलेक्ट्रॉन को ले लेता है Na+, और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना देगा? Na। तो ये आपका सोडियम मेटल बन गया। तो सोडियम मेटल एक्चुअली में कहाँ पे बनता है? एट कैथोड पे बनता है। देख लो यार कैसे, याद रखिए, सोडियम कैटायन है ना, हाँ, NaCl में Na+ कैटायन है, तो कैथोड के पास जाएगा, इसलिए सोडियम मेटल आपका कैथोड पे बनेगा। बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी में यदि ओवरऑल रिएक्शन लिखने को आए, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन यार हम लोग किस तरह से लिखते हैं? तो इसके लिए सिंपली आपको एक चीज याद रखना है, जो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करना है, एनोड पे भी कैथोड पे भी, बात खत्म। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों जगह बराबर हो जाए। तो भाई सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे क्या नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1 से। भाई पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, हो गया ना। अब जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो सब में मल्टीप्लाई होता है ये 2, और उसके बाद आप दोनों रिएक्शन को ऐड कर दोगे। ऐड कैसे करा जाता है? LHS को LHS के साथ, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ। इस 2 इसमें जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 2 यहाँ भी आएगा, 1 वही रह जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। जब दोनों को ऐड करके हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के साथ ऐड कर देंगे, यानी ये पूरे के पूरे ये 1 2 3 ऐड हो जाएंगे, इधर भी ऐड हो जाएंगे। देखना यार किस तरह से लिखेंगे। इधर आपको क्या मिलने वाला है? 2Cl- प्लस 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2Na+ हो जाएगा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
8 गिब्स। रिएक्टेंट में सारे के सारे आ गए, प्रोडक्ट में पूरे प्रोडक्ट ऐड हो जाएंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Na। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, अब यहाँ पे देखना जो भी प्लस माइनस है वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा, 2Na 2Cl मिलकर क्या बना लिया, 2NaCl बना लिया। Na और Cl मिलकर NaCl ही बनाता है ना, तो बना दिए। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या मिल गया Cl2 और इधर क्या मिल गया 2Na। बताइए समझ में? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे आपको क्या मिल जा रहा है, सोडियम मेटल मिल जा रहा है। यही तो आपको ऑब्टेन करना था। तो किस तरह से यार हम इलेक्ट्रोलाइसिस के हेल्प से किसी मेटल को ऑब्टेन करते हैं, यार ये चीज आप यहां से समझ सकते हो, बहुत ही इजीली समझ सकते हो। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के हेल्प से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड हो गया। इसके बाद इसी तरह से हम लोग Al2O3 का भी एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग खुद से यार Al2O3 का एक्सट्रैक्शन की बात करना, चलो यार मैं बता ही देता हूं। ओके ना, Al2O3 तुम ही लोग जरा बताना कैथोड पे कौन सा आयन जाएगा और एनोड पे कौन सा आयन जाएगा। कैथोड पे कौन, एनोड पे कौन। Al2O3 है ना, इसमें कौन कौन से आयन्स मिलेंगे, एल्युमिनियम +3 आयन मिलेगा और ऑक्सीजन पे 2 माइनस मिलेगा, यही 2 आयन मिलेगा ना। तो कैथोड पे कौन जगह, केटायन, C4 केटायन, C4 कैथोड। कैथोड Al3+ को भेज दो कैथोड पे, क्या करेगा कैथोड पे जाकर, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, न्यूट्रल होना चाहेगा ना, तो 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये Al बना देगा। आई बात समझ में? एनोड पे कौन जाएगा, Anion 2-। अब 2- है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा। तो लेकिन अगेन ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये O2 बना देगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बात आई समझ में? लेकिन जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे कितना आ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपको एल्युमिनियम कहाँ पे मिल रहा है, कैथोड पे। जो मेटल होता है वो कैथोड पे मिलता है, ये चीज़ याद रखें। क्यों ऐसा? क्योंकि मेटल आपका कैटायन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कैटायन जाएगा कैथोड पे, तो इसलिए कैथोड पे ही आपको मेटल मिलने वाला है। ओके, जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो जब बताना यार इसमें क्या से मल्टीप्लाई कैसे है। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। आपको जब ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 12 इलेक्ट्रॉन, 3 4 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बस दोनों रिएक्शन में इक्वल हो जाना चाहिए, कैथोड पे एनोड पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, काम खत्म। बस अब ओवरऑल रिएक्शन लिख दो ऐड करके। तो अब देखो यार, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, अब कैसे हुआ है ये थोड़ा सा आप लोग खुद से भी दिमाग लगाओगे, ठीक है? हम तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, अब तुम लोग भी दिमाग लगाओगे, ये इसको ऐड करने से ये रिएक्शन कैसे आएगा, ये आपका काम है। ओके, तो चलिए यार, ये भी हम लोग देख लिए यार किस तरह से हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आप लोग को फोटो लेना हो, स्नैपशॉट लेना हो, ले सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है ना, अब हम लोग तीनों तरह के मेटल्स हो, वो लेस रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव, तीनों से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब जो मेटल मिलता है ना, वो भी आपका प्योर नहीं होता है, उसमें भी थोड़े बहुत इंप्योरिटीज रह जाते हैं, इसलिए उनका भी हम लोग फर्दर रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के केस में, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी जो मेटल्स मिला उसका भी हम लोग फर्दर क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं। और रिफाइनिंग के केस में आपका एक मेथड बहुत ही कॉमन है और जो आपको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, देख लेते हैं यार। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव से जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसे हम क्या बोल देंगे, एनोड। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये कि जो प्योर मेटल होता है, प्योर मेटल, उसको हम कैथोड बनाते हैं, और जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम लोग एनोड बनाते हैं। ये चीज यार याद रखना पड़ेगा आपको, यही इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई कैथोड किसको बनाते हैं, एनोड किसको बनाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यार यही है। तो कैथोड, प्योर मेटल को कैथोड बनाएंगे, इम्प्योर मेटल को एनोड बनाएंगे। जैसे कहने का मतलब आपको कॉपर मेटल को रिफाइन करना है, तो आप कॉपर के 2 सैंपल लोगे, एक प्योर वाला और एक इम्प्योर वाला। मतलब जिसका रिफाइनिंग करना है ना, जिसका रिफाइनिंग करना है वो आपका इम्प्योर होगा, तो उसको आप एनोड बना दोगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी से जोड़ दोगे, और एक सैंपल प्योर लेना पड़ेगा कॉपर का, उसको आप कैथोड बना दोगे। तो इस तरह से अब आपका ये सेटअप तैयार हो गया। अब यहां पे आपको 2 रिएक्शन लिखना है, एक एनोड पे और एक कैथोड पे। क्या होगा, देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन थोड़ा बहुत यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। होता क्या है यार यहाँ पे एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन। एनोड आपका क्या चीज का बना, इम्प्योर मेटल का बना है ना, तो यहाँ पे मान लीजिए Cu लिए हुए थे, ये जो है वो इम्प्योर है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी Cu इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +2 इलेक्ट्रॉन। पता ही समझ में। अच्छा, और यहाँ पे यदि हम ये कॉपर लिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी उसी का लेते हैं, जो मेटल लेंगे उसी का सॉल्यूशन लेंगे, तो CuSO4। यदि ये आपका Cu मेटल है, यदि ये Cu मेटल है तो जो सॉल्यूशन भी लेंगे, सॉल्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो भी CuSO4 कॉपर का ही होना चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर। तो अब कैथोड पे क्या होता है, जो Cu+2 सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा ना, CuSO4 है ना, CuSO4 आपका टूट जाएगा Cu+2 और SO4 2- में। तो जो सॉल्यूशन में Cu2+ प्रेजेंट है, ये Cu2+ आ कहां से रहा है, इस सॉल्यूशन से, सॉल्ट के डिकम्पोजिशन से आ रहा है। तो जो Cu2+ है ना, वो क्या करेगा, ये एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया गया ना, ये एनोड है ना, इस एनोड पे कॉपर मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, यही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ये Cu2+ जो सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बना के वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। मतलब ये जो कैथोड कहते तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Cu2+ यहाँ पे होगा ना, वो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, एनोड से, मीन्स एनोड ये है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन Cu2+ गेन करेगा और इस पे जाके कॉपर बनके डिपॉजिट हो जाएगा। बात आई समझ में। तो इस तरह से ये Cu बना के डिपॉजिट हो गया। तो यहां पे जरा ध्यान देना, जब एनोड की रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, जहां पे क्या था, इम्प्योर, तो जब कॉपर मेटल जो आयनाइज हुआ, जो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इम्प्योरिटीज तो यार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये लगातार ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये Cu+2 बना के सॉल्यूशन में आता चला जाएगा। यानी यहाँ पे जो कॉपर मेटल होगा ना आपका, यहाँ पे जो कॉपर मेटल है, लगातार ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अरे यार, ये लगातार क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में Cu+2 बनकर सॉल्यूशन में आता जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये भी आपका सॉल्यूशन में आता जाएगा। यानी धीरे धीरे यहां से 1 by 1 एटम का लॉस होता चला जाएगा, कॉपर एटम लगातार कम होता चला जाएगा, और इसलिए समय के साथ ये थिन, पतला होता चला जाएगा, जबकि इस पे कॉपर का लगातार डिपॉजिशन होता है, और इसलिए ये समय के साथ थिक होता चला जाएगा, मोटा होता चला जाएगा। और जो इंप्योरिटीज रहा होगा इस इंप्योर मेटल में, वो इंप्योरिटीज आपका क्या होता है, यहीं पे जाके यहां पे डिपॉजिट हो जाता है, नीचे जाके सेटल डाउन कर जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एनोड मड। एनोड मड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एनोड के नीचे जाके जम गया है इंप्योरिटीज, एनोड के नीचे ही ना, क्योंकि यही ना इंप्योर मेटल था। प्योर वाला पार्ट तो यार ये सॉल्यूशन में आ गया Cu2+ बन के, लेकिन जो इंप्योरिटीज रहा होगा वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो आपका क्या होता है, यहाँ पे नीचे आके सेटल डाउन कर जाता है, और ये क्या बना देता है, एनोड मड। एनोड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एनोड के नीचे आ रहा है। बात आई समझ में। तो ये पूरा था यार इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम लोग इस पूरे इंप्योर मेटल को सेपरेट कर लिए, इंप्योरिटीज को अलग कर दिए यहाँ पे। बात आई समझ में। तो यार ये मेथड था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का। ओके, तो उम्मीद करते हैं यार ये चीजें पूरा आप लोग को जो कॉन्सेप्ट था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जिकल पोर्शन, ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है करोजन, जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी इससे पहले आप पढ़े हो, तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं करोजन होता क्या है, और जो करोजन, तो फर्स्ट चैप्टर का आप लेक्चर देख लेना यार। करोजन को हम डिफाइन कर चुके हैं। करोजन को किस तरह से डिफाइन किया है, द स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और एसिड। एसिड के प्रेजेंस में, मॉइस्चर, O2 के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल, यानी मेटल धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को ही हम लोग नाम देते हैं करोजन। करोजन 3 टाइप के मतलब अलग अलग मेटल का करोजन अलग अलग तरीके से हो सकता है। आयरन का करोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं, करोजन ऑफ आयरन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, रस्टिंग। इसमें होता क्या है यार, Fe मेटल जो होता है O2 और H2O के प्रेजेंस में ये बना देता है Fe3O4.XH2O, जो कि रस्ट का फॉर्मूला होता है। जानते हो यार क्या होता है आप लोग ऑलरेडी, करोजन ऑफ सिल्वर, करोजन ऑफ सिल्वर, ये भी आप लोग जानते हो यार। Ag का H2S के साथ, यानी जो एटमॉस्फेयर में H2S प्रेजेंट होता है, इसके साथ कंबाइन करके यार ये Ag2S + H2 बना देता है।
यही आपका ब्लैक कलर सब्सटेंस होता है। मीन्स एक सिल्वर के ऊपर क्या होता है, वो समय के साथ टार्निश होता चला जाता है, मीन्स सिल्वर का शाइन खत्म होता चला जाता है ड्यू टू दिस। और कॉपर का करोजन ऑफ कॉपर, तो ये भी ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कॉपर क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जो एटमॉस्फेयर में जो H2O प्रेजेंट है ना, मॉइस्चर प्लस CO2 प्लस O2 जो प्रेजेंट है, इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये आपका बना देता है CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस। ये Cu कॉपर है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक क्यों बोला जा रहा है, CuOH ट्वाइस है इसलिए। कॉपर कार्बोनेट यहाँ पे देख सकते हो CuCO3 है, इसलिए कॉपर कार्बोनेट। ये आपका ग्रीन कलर का कोटिंग होता है। तो कॉपर के ऊपर आपका कॉपर मेटल जो होता है ना, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग चढ़ जाता है, वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये पार्ट जो आपका था यार, ये करोजन वाला था। इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है प्रिवेंशन। इसके लिए प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करोजन या रस्टिंग। जनरली हम लोग रस्टिंग का प्रिवेंशन की बात करते हैं, यानी जो आयरन रस्ट हो रहा है उसको बचाना है, रस्ट होने से रोकना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए 3-4 मेथड्स हैं। सबसे पहला तो यार मेथड, सबसे सिंपल मेथड जो हम फॉलो करते हैं वो है पेंटिंग, या आप ऑयलिंग कर दो, कहीं कहीं ऑयल लगा दिया जाता है, या फिर ग्रीजिंग बोल सकते हो, ऑयल या ग्रीज लगा दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है, आयरन का रस्टिंग स्लो हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन मेटल के ऊपर एक जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। लेयर ऑफ जिंक इज लेयर ऑफ जिंक इज पुट ओवर आयरन मेटल, यानी जो आयरन मेटल या आयरन ऑब्जेक्ट होगा ना, उसके ऊपर एक जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। याद रहेगी, जैसे बाइसाइकिल का जो हैंडल होता है ना, वो सबके ऊपर जिंक का लेयर होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस यूज होता है, जिसकी वजह से उसका रस्टिंग बहुत स्लो हो जाता है। गॉट इट। तो ये गैल्वेनाइजेशन हो गया। इसके अलावा एक और मेथड है, हम लोग जनरली एलॉय फॉर्मेशन, यानी हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना जिनका रस्टिंग आसानी से हो जाता है, उसको हम एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। और एलॉय जो होता है ना आपका, उसका जो करोजन होता है बहुत स्लो रेट से होता है। तो इस तरह से हमारा मेटल जो है वो रस्टिंग से बच जाता है, करोजन से बच जाता है। जैसे हम लोग बात करें, हम लोग जनरली आयरन को क्या करते हैं, स्टील, स्टेनलेस स्टील बना देते हैं। पहले हम यदि एलॉय की बात कर ले, एलॉय होता क्या है, एलॉय को यदि डिफाइन करना हो तो यार किस तरह से एलॉय को हम डिफाइन करते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, एलॉय आपका एक्चुअली में एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी ये मेटल्स या नॉन मेटल्स के का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जहां पे मेटल्स भी हो सकता है, मेटल्स नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एलॉय। गॉट इट। चलिए, तो ये हो गया एलॉय क्या होता है। अच्छा, एक यहीं पे टर्म आता है एमलगम। एमलगम क्या होता है, तो ये सिंपल है, एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। एलॉय ऑफ मर्क्यूरी, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एमलगम कहते हैं। जैसे मान लीजिए जिंक एमलगम बोला जाता है। जिंक एमलगम क्या होता है, जिंक एमलगम, तो जिंक एमलगम का सिंपल सा मतलब ZnHg, जिंक और मर्क्यूरी का जो एलॉय बनेगा उसको जिंक एमलगम बोल देंगे। मान लीजिए सोडियम एमलगम बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, सोडियम एमलगम का मतलब Na और Hg का एलॉय है, उसी को हम लोग सोडियम एमलगम बोल दिए। गॉट इट। तो ये चीजें हो गई एमलगम के बारे में। इसी तरह से आपका और भी बहुत सारे एलॉय हैं, इंपॉर्टेंट एलॉय है। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में हम लोग क्या करते हैं, आयरन के साथ साथ हम लोग आयरन के साथ कार्बन, क्रोमियम और निकल मिक्स कर देते हैं। ठीक है ना, आयरन बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ज्यादातर तो Fe होता है, और साथ में क्रोमियम, निकल और कुछ स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इज ऑल्सो मिक्स्ड। इस एलॉय को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेनलेस स्टील। तो यार ये सब चीजें याद रखिएगा आप लोग। ब्रास, ब्रास में क्या होता है,
तो ब्रास एक्चुअली आपका कॉपर और जिंक का एलॉय को ब्रास कहते हैं। पीतल येलो कलर का होता है यार, जानते होगे। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज क्या होता है? तो ब्रॉन्ज में हम लोग कॉपर प्लस टिन लेते हैं। ब्रॉन्ज मेडल सुने हो ना, गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल, थर्ड प्राइज जो थर्ड रैंक पे आता है उसको ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं। तो ब्रॉन्ज एक्चुअली इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। और इसी तरह से एक और होता है सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? तो Pb प्लस Sn, लीड और टिन, लीड और टिन का ये एलॉय होता है जिसको सोल्डर कहते हैं। और ये जनरली यूज होता है टू ज्वाइन इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स को ज्वाइन करने में ये आपका जनरली यूज होता है सोल्डर। तो इस तरह से आपका ये जो एलॉय वाला भी पार्ट था ये भी खत्म हो गया और यही से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से यहाँ पे हमारा फिनिश होता है। तो ये जो पूरे चैप्टर्स थे इसमें हमने हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया है, बशर्ते कि आप एक बार अच्छे से यार थॉरोली इस वीडियो को अच्छे से देखना, ईमानदारी से देखना। जहां लगे यार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाना है, जो करना है करो, ठीक है। तो ईमानदारी से आप यदि इस लेक्चर को देखोगे ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। उसके बाद आपको जहां से लगे यार एक प्रैक्टिस शीट यार सॉल्व कर लेना, जिससे कि यार जो कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। ओके, तो चलिए यार फिलहाल के लिए यार आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं यार फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वन शॉट वीडियो के साथ। तो फिलहाल के लिए यार बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।